बात करते हैं आज भूगोल के बारे में। ज्योग्राफी क्या है? भूगोल कहाँ से शुरुआत हुई? किसी भी कंपटीशन के एग्जाम्स में, या अगर हम लोग बात करें एकेडमी के लेवल पे, भूगोल का ज्योग्राफी का सारांश देने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहली क्लास। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ बनता है, कई बार हमारे जो हम वोकैब में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वोकैब का क्या अर्थ होता है। तो आज जो हम शुरुआत करते हैं वो ज्योग्राफी के वोकैब से ही स्टार्ट करते हैं। तो पहली क्लास में मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब। जैसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि स्पेस क्या होता है। स्पेस मतलब संपूर्ण अंतरिक्ष किसको कहा जाता है? तो देखिए, संपूर्ण अंतरिक्ष में क्या क्या आ जाता है हमारा। इसके अंदर दो चीजें सबसे ज्यादा आती हैं। पहली चीज जो इसके अंदर आती है वो होता है द्रव्य, जिसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं, एंड सेकंड होती है एनर्जी, जिसको हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। मैं एक लैंग्वेज में लिख रही हूँ और दूसरी लैंग्वेज में आपको बोलकर बता रही हूँ। और स्पेस के अंदर जितना भी जो द्रव्य है और जितनी भी ऊर्जा है, उन सब को ही मिलाकर बन जाता है हमारा यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या आ जाता है। तो ब्रह्मांड के अंदर जितने भी पिंड हैं, जितने भी उल्काएं हैं, जितने भी सूर्य, चंद्रमा, जो भी हम लोग प्लेनेट की बात करते हैं, सभी प्लेनेट इसी के अंदर आ जाते हैं। इन सबके सामूहिक रूप को हम लोग बोलते हैं ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड की अगर हम लोग बात करें तो जो प्लेनेट होता है, यानी कि ये तो होता ही है इसका हिस्सा, लेकिन ब्रह्मांड को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला जिसको हम स्पेस यानी कि अंतरिक्ष बोलते हैं, पहला जिसको हम लोग स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, और दूसरा जिसको हम वायुमंडल एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये इसके दो अर्थ है जिसमें इसको बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बनता है कि जो ब्रह्मांड है वो उसमें कितनी गैलेक्सियां हैं, आकाश गंगा कितनी है उसके अंदर। तो एक ब्रह्मांड के अंदर जो गैलेक्सीज की संख्या है वो है 1 खरब। इन शॉर्ट हम लोग बात करें 10 की पावर 11, यानी कि 1 खरब ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सी पाई जाती है। इसके बाद कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूर्य मतलब दीर्घवृत्ताकार किस पॉइंट में घूमता है। जो हमारा ब्रह्मांड है वो इस तरीके से घूमता है, इस तरीके से, मतलब वृत्त नहीं है, एक दीर्घवृत्त है, इस तरीके से घूम रहा है। तो जब इसको घूमता है तो क्या किस तरीके से किसने दिया है, सूर्य के चारों कैसे नक्षत्र घूमते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से आकार में घूमता है, तो दीर्घवृत्ताकार में घूम रहा है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाइट होल जो सिद्धांत है, व्हाइट होल जो सिद्धांत है वो किसने दिया है। तो व्हाइट होल जो सिद्धांत है वो क्या होता है उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी निकलती है अंतरिक्ष से। तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बट वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम जो पढ़ेंगे, अभी हम वो पढ़ेंगे जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से, एग्जाम की नजरिए से जो ज्यादा बेहतर होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, जो भी एग्जाम से पूछा जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हमारी जो मिल्की वे है उसका नाम क्या है। तो इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इन सबसे पहले हम छोटी सी वोकैब कंसेप्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। अभी पहला पढ़ते हैं हम लोग कि क्वेश्चन आ जाता है निहारिका किसे कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखूंगी। इंग्लिश में पूछ लिया जाता है नेबुला किसको बोलते। तो देखिए क्या होता है, ये अत्यधिक प्रकाशमान एक पिंड होता है। आकाश के अंदर एक एनर्जी होती है जो बहुत ज्यादा लाइट होती है, जिसके अंदर, इसके अंदर जो लाइट के साथ साथ बहुत सारी गैसेस होती हैं इसके अंदर, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम लोग धूल के कण बोलते हैं ना, वो सारा का सारा इसके अंदर पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें तो ओरियन, कौन सा, ओरियन, और जो एरावत है यानी कि जिसको हम लोग मिल्की वे बोलते हैं, ये सब इसी के अंदर स्थित है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है, कई बार पूछ लेता है वो कि तारामंडल क्या होता है। क्या होता है तारामंडल, क्या होता है। इंग्लिश में बात करें तो कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं। तो देखिए ये तारों का एक ग्रुप होता है। क्या होता है तारामंडल, ग्रुप ऑफ स्टार। ग्रुप ऑफ स्टार तारों का एक जो है समूह होता है और इनकी अपनी एक आकृति होती है, एक पैटर्न होता है। और अब इस समय में अगर हम लोग बात करें तो 89 जो है हमने जो तारामंडल है उनकी पहचान कर ली है। इसमें जो पहचान की गई है उसमें जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, हाइड्रा। ये क्या है, बिगेस्ट तारामंडल जो है वो हमारा कौन सा है, हाइड्रा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि तारे क्या होते हैं। तारे आप सभी देखते आए हैं बचपन से। तो देखिए जब हम स्टार्स की बात करते हैं, जब तारों की बात करते हैं, तो तारे क्या होते हैं, ये जो होते हैं आकाश में गैस के बादल होते हैं। क्या होते हैं आकाश के अंदर, एक गैस के बादल होते हैं जो तारों का निर्माण करते हैं। एक्चुअल में तारों का निर्माण किससे होता है, बादलों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपसे कि उपग्रह क्या होते हैं। ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि जब मैं आगे आपको ज्योग्राफी की क्लासेस को शुरू करूँ तो आपको समझ में आ जाए, हिंदी इंग्लिश में आप कंफ्यूज ना हो कि किसको क्या कहा गया है और आप बहुत अच्छे से इन सब चीजों को कर सके। तो देखिए कई बार वो पूछ लेता है कि उपग्रह क्या होते हैं, सैटेलाइट क्या होते हैं। ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो क्या करते रहते हैं, जो ग्रह होते हैं उनके चारों ओर ये चक्कर लगाते रहते हैं। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जितने भी सैटेलाइट होते हैं उनकी अपनी लाइफ नहीं होती, उनकी अपनी लाइट नहीं होती, बल्कि ये जो तारों से प्रकाश को ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब वो पूछ लेता है कई बार कि तारों में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, स्टार्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए स्टार के अंदर हाइड्रोजन पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है, ठीक है, कार्बन पाए जाते हैं, नाइट्रोजन पाई जाती है, नियोन पाई जाती है और बहुत सारे आयरन भी उस डब में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुना भी होगा आपने इसके बारे में कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, क्षुद्र नहीं कहते इनको, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, ये छोटे छोटे आकाश पिंड होते हैं जो स्पेशली दो हमारे ग्रह हैं जिसको हम लोग एक को मार्स यानी कि मंगल बोलते हैं और दूसरे को जुपिटर बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो छोटे छोटे इस तरीके से कण होते हैं, लगभग कणों में संख्या में बात करें तो 45,000 के आसपास है इनकी संख्या और इनका जो साइज है वो चंद्रमा से बहुत छोटा होता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये स्थित होते हैं और इसमें एक फोर वेस्टा नाम का, क्या नाम है, फोर वेस्टा नाम का एक क्षुद्र ग्रह भी है जिसको आप लोग आंखों से देख सकते हैं, मतलब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चीज प्रभाव के आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वो पूछ लेता है कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों से कि उल्का क्या होता है। क्या पूछता है वो आपसे कि उल्का क्या होते हैं। उल्का को इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रोस। ठीक है, स्पेलिंग से लिखिए MTOAI का मैट्रोस क्या होते हैं। ये बड़े ठोस से आकाशीय पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही घर्षण के कारण जलने लगते हैं और इसके अंदर से एक चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी ये जो टुकड़े होते हैं उल्कापात के रूप में पृथ्वी पे गिरते हैं। कैसे गिरते हैं, मेटोइड के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं और जब ये पृथ्वी पे गिरते हैं, जिसको आपने टूटता हुआ तारा सुना होगा, तो इसके अंदर से क्या निकलता है, आयरन निकलता है और निकेल जैसे प्रधानता इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट पूछ लिया जाता है कि धूमकेतु किसे कहते हैं। तो क्या पूछ लिया जाता है, धूमकेतु किसे कहा जाता है। तो कॉमेट्स क्या होते हैं बाबू, इसके अंदर ये आकाशीय धूल कण होते हैं। क्या होते हैं, आकाश के अंदर धूल कण, गैस, बर्फ, ये सारी चीजें होती हैं और ये सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, सूर्य के आसपास घूमते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर सन को लेकर कि सन क्या होता है।
तो देखिए पहला क्वेश्चन जो सन को लेकर बनता है वो क्या होता है कि सन जो होता है एक स्टार होता है, यानी कि एक तारा है। सन क्या है? एक तारा है। और पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? ये जो डिस्टेंस है इसका वो पृथ्वी से कितना है? 15 करोड़। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। और इसका जो तापमान पूछ लेते हैं कई बार, तापमान कितना होता है? तो तापमान होता है इसका 6000 डिग्री सेल्सियस के रूप में। और सूर्य के एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो सन होता है उसके जो बाहरी भाग होता है, सन का जो बाहरी भाग है उसको क्या कहा जाता है? तो सन के बाहरी भाग जो होता है उसे क्रोमोस्फेयर कहते हैं। उसकी क्रोमोस्फेयर कहते हैं और हिंदी में क्रोमोस्फेयर कहते हैं। और जो सन का जो बीच का भाग होता है ना, जो बीच का भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर। ये दो क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं। भारी सतह का तापमान तो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब ये तो इसका तापमान हो गया कि फोटोस्फेयर का तापमान कितना होता है, तो इसका तापमान होता है 15,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि चंद्रमा क्या होता है। तो देखिए जब हम मून की बात करते हैं, जब हम चंद्रमा की बात करते हैं, तो चंद्रमा क्या होता है? एक सैटेलाइट है। चंद्रमा क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है ये, जो पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर स्थित है? 3,84,365 किलोमीटर ये दूर है। ठीक है, किससे? पृथ्वी से। चंद्रमा पे दिन का तापमान कितना रहता है? तो देखिए दिन का जो तापमान है, दिन का जो तापमान है इसका वो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। और जब हम रात के तापमान की बात करते हैं इसके, जब हम रात के तापमान की बात करते हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस रहता है। चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो कितना रहता है? ग्रेविटी कितनी रहती है चंद्रमा पर? जी, अगर वो पूछता है कि इसमें जो पृथ्वी पे जो इसका गुरुत्वाकर्षण है वो कितना रहता है, तो वो रहता है 1/6 भाग। ठीक है, और इसमें क्या होता है? वायुमंडल का थोड़ा सा अभाव पाया जाता है। चंद्रमा पे क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि ये जो हमारी छोटी छोटी चीज थी इसके अंदर एक और लास्ट रह जाता है। कई बार वो पूछ लेता है कि अरोरा क्या है। ठीक है, अरोरा ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी पूछ लेता है, ये क्या होता है। ठीक है, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, ऐसा नहीं है कुछ अलग लिखते हैं, सेम लिखा जाता है इसको। ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस ये क्या होता है? ये दक्षिण ध्रुवीय ज्योति सौर होता है, यानी कि जो दक्षिण में जो ध्रुव जो रंगीन प्रकाश होता है उसको आप क्या बोलते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस। तो ये खत्म हो गया हमारी वोकैब। तो ये फर्स्ट वीडियो था ज्योग्राफी का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो जरूर बताइएगा, वीडियो के बारे में शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलेगा सौरमंडल, या फिर सौरमंडल के बाद हम लोग शुरू करेंगे ग्लोब। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले आपको सौरमंडल करा देते हैं और सौरमंडल के बाद मैं आपको पृथ्वी करा दूंगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा।